सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम अपना लेक्चर 3 चालू करने वाले हैं HLD का, हाई लेवल डिज़ाइन का। जिसने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिसको नहीं पता ये सीरीज़ क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम हाई लेवल डिज़ाइन को 15 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं विद यूट्यूब वीडियोज़ इन हिंदी एंड क्वालिटी एंड क्रिस्प आर्टिकल इन इंग्लिश। तो जिसको आर्टिकल से पढ़ना है वो आर्टिकल से पढ़ सकते हैं, जिन्हें वीडियो से पढ़ना है उन्हें वीडियो से पढ़ सकते हैं। लेक्चर 3 जिसने मतलब डायरेक्टली अगर लेक्चर 1 आपने और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले देख ले, फिर लेक्चर 3 देखें। तो लेक्चर 3 में हम मोनोलिथ, माइक्रो सर्विसेज, GRPC एंड वेब बुक्स को कवर करने वाले हैं। मोनोलिथ एंड माइक्रो सर्विसेज आर दी टॉपिक ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल समझेंगे मोनोलिथ क्या होता है और माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। फिर हम GRPC और वेब बुक्स पर बढ़ेंगे आगे। आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज है। GRPC और वेब बुक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो देखो, अगर हमें जीरोधा बनाना है या फिर अपस्टॉक बनाना है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है जीरोधा और अपस्टॉक क्या होता है, यहाँ पर हम स्टॉक एक्सचेंज होता है, मतलब आप स्टॉक को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको जीरोधा या फिर अपस्टॉक का एक क्लोन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ फंक्शनैलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। आपको साइन अप बनाना पड़ेगा, बाय एंड सेल करने का ऑप्शन बनाना पड़ेगा फॉर स्टॉक्स, मार्केट डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, पेमेंट का ऑप्शन बनाना पड़ेगा, नोटिफिकेशंस का ऑप्शन बनाना, फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। तो आपको ये सारी फंक्शनैलिटी करनी पड़ेंगी और हो सकता है आपको और भी फंक्शनैलिटी करनी पड़े। तो इनिशियली जब आप जीरोधा या फिर अपस्टॉक का क्लोन बना रहे हो या फिर आप एक कॉम्पिटिटर बना रहे हो जीरोधा या फिर अपस्टॉक का, तो आप क्या होगे, आपकी टीम बहुत स्मॉल होगी। आपकी टीम बहुत स्मॉल होगी, या तो आप ही होगे या फिर आपके एक दो दोस्त होंगे, 2 से 3 जने होंगे। तो जब हमारी टीम स्मॉल होती है ना तो हम क्या करते हैं, एक ही रेपोजिटरी बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक ही रेपोजिटरी बनाते हैं और उसमें सारा कोड हम पुश कर देते हैं, ताकि भाई 2-3 जने ही तो हैं, ईजी रहे कोलैबोरेट करना और वर्क करना उस सिंगल रिपोजिटरी में। और ये सारी 6 फंक्शनैलिटी हम उस सिंगल रिपोजिटरी में कर देते हैं। तो जब हमारा कोड बेस सिंगल सिंगल कोड बेस हो तो उसे हम मोनोलिथ कहते हैं। तो मोनोलिथ की मैंने यहाँ पर 3 फंक्शनैलिटी लिख रखी है। सिंगल कोड बेस, इजी डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस गुड। आपकी इजी डेवलपमेंट होती है क्योंकि आपका एक ही कोड बेस है, आपको मल्टीपल जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल रेपोजिटरी को आपको क्लोन या फिर अपने सिस्टम पर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ये कब सही रहता है, जब आपकी टीम स्मॉल रहती है, ठीक है। क्योंकि आपकी अगर टीम स्मॉल है, आपकी टीम में 3 से 4 बंदे ही हैं, तो ये सही रहेगा कि भाई आप सिंगल कोड में ही सारा कुछ करें। अब आप समझो कि आपका जो जीरोधा है वो हिट हो चुका है, मतलब कि जो जीरोधा का क्लोन है वो हिट हो चुका है। आप अब इसको स्केल करना चाहते हैं, इसमें और भी फीचर इसमें डालना चाहते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल जैसे आपका पेमेंट है तो आपके पेमेंट में लेट सपोज आपने 2 मेथड डाल रखे हैं, ठीक है। आपको और पेमेंट ऑप्शन ऐड करने हैं, और पेमेंट ऑप्शन ऐड करने हैं, आपको स्केल करना है। तो भाई उस सिंगल कोड बेस में से सबसे पहले तो बहुत मुश्किल होगा ये ढूंढना कि भाई पेमेंट का कोड कहाँ पर लिखा गया है। फिर पेमेंट का कोड ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, उसमें और पेमेंट ऑप्शन ऐड करने हैं। और फिर आपको ये भी इंश्योर करना है कि जब आप अपने कोड को अपडेट कर रहे हो तो ये बाकी के फीचर्स अनअफेक्टेड रहे, बाकी के फीचर्स में कोई भी, मतलब जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलते रहे। तो ये भी आपको इंश्योर करना पड़ता है। तो जब आप स्केल करते हो ना तो मोनोलिथ में काफ़ी सारे दिक्कतें आती हैं। आफ्टर स्केलिंग मोनोलिथ कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, आपके गिट में कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जब आपकी टीम स्केल होती है आप और भी फंक्शनैलिटी लाते हो। इनिशियली तो मोनोलिथ सही था, जब आपकी टीम बड़ी होती है तो यहाँ पर मोनोलिथ खराब होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी गिट कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भाई आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि सिंगल कोड बेस है, कि उस जो भी आप नई फीचर ऐड कर रहे हो उसकी वजह से पुराने फीचर्स तो कुछ अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज क्या कहते हैं, भाई ये 6 फीचर है तो इन 6 का अलग बैकएंड होगा, अलग सर्वर्स होंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग सर्विस होगी, बाय एंड सेल के लिए एक अलग सर्विस होगी, पेमेंट के लिए एक अलग सर्विस होगी। तो हर एक फीचर के लिए एक अलग सर्विस होगी। अब पेमेंट के लिए एक अलग सर्विस है, तो हमको इतना इंश्योर है कि अगर हम पेमेंट में चेंज करेंगे तो बाकी सर्विसेज में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। तो अगर हमें मोर पेमेंट ऑप्शन ऐड करने हैं तो हम इजीली माइक्रो सर्विसेज पर जा सकते हैं
और पेमेंट ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं ईजिली। काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा मोनोलिथ ही बेकार होती है और माइक्रो सर्विसेज अच्छी होती है, वो केस पर डिपेंडेंट होता है। कभी कभार हमें मोनोलिथ को चूज़ करना चाहिए, कभी कभार हमें माइक्रो सर्विसेज को चूज़ करना चाहिए। तो मैंने अभी आपको ब्रीफ में बता दिया है कि माइक्रो सर्विस और मोनोलिथ क्या होती है। आइए जानते हैं इनके और डिटेल में कि कौन सी, कब माइक्रो सर्विसेज एक एज ले जाती है और कब मोनोलिथ एक एज ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मोनोलिथ के डिसएडवांटेज लिख रखे हैं। मोनोलिथ का पहला डिसएडवांटेज ये है, लैंग्वेज चेंज इज नॉट पॉसिबल। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी एक फंक्शनैलिटी है, लेट सपोज पेमेंट फंक्शनैलिटी, मैं बिल्कुल रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी पेमेंट फंक्शनैलिटी है। अब पेमेंट फंक्शनैलिटी आपने जावा में लिख रखी है। अब आपको क्या करना है, पेमेंट फंक्शनैलिटी आपने जावा में लिख रखी है, अब आपको करना है मशीन लर्निंग लगानी है। आपको मशीन लर्निंग लगानी है, आपको कस्टमर्स की प्रीवियस ऑर्डर्स बाय एंड सेल को देखते हुए उसे स्टॉक को रिकमेंड करना है, मशीन लर्निंग लगानी है। तो वो आप एनालिटिक्स कर सकते हो पाइथन में। तो वो सिंगल कोड बेस में दो दो लैंग्वेज को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और हम उधर लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर एक माइक्रो सर्विस होती तो पेमेंट की माइक्रो सर्विसेज को हम नहीं छेड़ते, रेदर देन हम एक नई माइक्रो सर्विस बना देते एनालिटिक्स कर कर और उसको पाइथन में लिख देते। तो ये मोनोलिथ का एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मोनोलिथ में आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, क्योंकि आपका एक कोड बेस है, अगर वही कोड बेस काम करना बंद कर देता है तो पूरी एप्लीकेशन हमारा काम करना बंद कर देती है। माइक्रो सर्विस में ऐसा नहीं होता है, आपके पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज है। अगर एक माइक्रो सर्विसेज ने काम करना बंद भी कर दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी दूसरी माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गई हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथ। बट ऐसा नहीं है कि माइक्रो सर्विसेज हर केस में एडवांटेज ही होंगी, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं माइक्रो सर्विसेज के, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है। जब आपकी माइक्रो सर्विस होती है तो आपके मल्टीपल कोड बेस है, तो उन मल्टीपल कोड बेस को संभालने के लिए, हर कोड बेस को संभालने के लिए एक सेपरेट टीम होनी चाहिए। तो वो टीम आपकी मैनेज होनी चाहिए। मैनेजिंग टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि भाई पेमेंट की एक टीम होगी, एक प्राइसिंग की टीम होगी, एक स्टॉक एंड एक्सचेंज की टीम होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी टीम होंगी, उनमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबर होंगे। ठीक है, लार्ज टीम रिक्वायर्ड, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस ही कर चुके हैं। कोस्ट, अब देखो भाई, अब टीम टीम बढ़ेगी तो आपकी कोस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको और ज़्यादा जने को हायर करना पड़ेगा, उनकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, सर्वर्स, अब मल्टीपल रेपोजिटरी होंगी, मल्टीपल सर्वर्स होंगे तो सर्वर के भी आपका कॉस्ट आएगा। तो जितनी ज़्यादा आपके सर्वर बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कोस्टिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिम्प्रेस में काम करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी कंपनी का एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। हमारी कंपनी में माइक्रो सर्विसेज हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, मास कस्टमाइजेशन पर काम करती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है अमेरिका में, ठीक है, और कनाडा में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना, लेट सपोज करो मैं एक ए टीम में काम करता हूँ। देखो, पहली टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम। ठीक है, तो ये टीम है, पहली टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम। जब भी कोई WS से आता है, अब ये WS से क्या होता है, WS से होता है एक बग। कोई भी जब भी बग आएगा ना, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बग किस टीम के कोड बेस की वजह से आया है। पहली टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम। तो इस बग को सही टीम, एप्रोप्रिएट टीम को असाइन करने के लिए भी एक टीम होती है, एक सेपरेट टीम होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास बग आया है वो कौन सी टीम को असाइन करना है, उसके लिए भी हमें एक टीम असाइन करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि माइक्रो सर्विसेज का हमारे पास एडवांटेज तो है, बट ये किसी कोस्ट के साथ आती है। आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए, आप एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, अब तो ये बात आ गई कि आपको समझ में आ गया कि हम मोनोलिथ कहाँ पर यूज़ करेंगे, हम माइक्रो सर्विसेज कहाँ पर यूज़ करेंगे। माइक्रो सर्विसेज के डिसएडवांटेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं और मोनोलिथ के भी हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बात आई कि जब हमारी कंपनी स्मॉल है, हमारी कंपनी छोटी है, तो हम मोनोलिथ में हमने अपना कोड लिख दिया। जैसे जैसे हम स्केल कर रहे हैं तो मोनोलिथ को हमने ब्रेक कर करके माइक्रो सर्विसेज बनाई। तो सबसे पहले हम मोनोलिथ से चालू करते हैं और फिर उनको माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं। अगर आपको मोनोलिथ को माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं।
बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, और जो प्रैक्टिकल पैटर्न्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जो कि यूज़ भी होते हैं, जनरली यूज़ भी होते हैं 90 to 95% टाइम्स, वो दोनों पैटर्न आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पैटर्न है स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न। पहला पैटर्न है स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न, ठीक है। तो स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप, स्ट्रैंगलर का मतलब होता है गला दबाना, ठीक है। फिग का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो आपने देखा होगा बरगद के पेड़ को, देखा होगा कि मतलब क्या होता है स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न में, क्या होगा कि आपने देखा होगा कभी कभार एक पेड़ होता है, ठीक है, एक पेड़ होता है, ठीक है, उसमें ना उसकी ब्रांचेस निकलने लगती हैं और पेड़ को ना जकड़ने लगती हैं, पेड़ को क्या करने लगती है, जकड़ने 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 लगती है। और जो पेड़ की बार्क है ना, वो उसको पूरा खा जाती है, उसको पूरा खोखला कर देती है और पूरा खत्म कर देती है। तो आप पेड़ की जो बार्क है, जो पेड़ का मेन हिस्सा है, उसको आप मोनोलिथ समझो, और जो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, इन्हें आप माइक्रो सर्विसेज समझो। तो आप समझ रहे हो कि पहले हम एक ब्रांच लाएंगे, ठीक है, कुछ हिस्से को खाएंगे, फिर दूसरा ब्रांच लाएंगे, कुछ हिस्से को खाएंगे, फिर तीसरी माइक्रो सर्विसेज लाएंगे, कुछ हिस्से को खाएंगे, और धीरे धीरे कर कर पेड़ को पूरा खोखला कर देंगे, मोनोलिथ पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब यही होता है, जैसे मोनोलिथ है, आपके पास ये पहली फंक्शनैलिटी है, दूसरी फंक्शनैलिटी है, तीसरी है, चौथी फंक्शनैलिटी। हम क्या कहेंगे, डू इट वन बाय वन, कि हम पहली फंक्शनैलिटी को निकालेंगे। जब पहली फंक्शनैलिटी अच्छे से निकल जाएगी, वो काम करने लगेगी, हम दूसरी फंक्शनैलिटी को निकालेंगे, फिर हम तीसरी फंक्शनैलिटी को निकालेंगे, फिर हम चौथी फंक्शनैलिटी को निकालेंगे, और फिर धीरे धीरे कर कर मोनोलिथ को खत्म कर देंगे। इसको ही कहते हैं हम स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि आपने लेट सपोज ऑथेंटिकेशन की माइक्रो सर्विसेज और बाय एंड सेल की माइक्रो सर्विसेज को अलग कर दिया है। मोनोलिथ की सर्विसेज में कुछ सर्विसेज अभी भी बची हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एपीआई गेटवे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी है, एपीआई गेटवे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है, अगर हमारे पास ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट आई, तो ये एपीआई गेटवे है उसको ऑथ के माइक्रो सर्विस पर ट्रांसफर कर देगा। जब भी बाय एंड सेल की रिक्वेस्ट आई, तो वो बाय एंड सेल के माइक्रो सर्विस पर ट्रांसफर कर देगा, अदरवाइज वो मोनोलिथ पर ट्रांसफर कर देगा। तो जो एपीआई है, इसका काम क्या है, सही कॉल को सही जगह पर रीडायरेक्ट करना। बट ये एपीआई गेटवे एक डिसएडवांटेज, दिस गाइस इज अ डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो हमारा सिस्टम पूरा ही डाउन हो जाएगा, हमारा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न, और स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न की मदद से हम क्या करते हैं, मोनोलिथ को माइक्रो सर्विसेज में बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा कि जैसे मैंने सिम्प्रेस में काम किया है, तो मैंने कैसे स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न से मोनोलिथ आर्किटेक्चर को माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट किया है और क्या यूज केस था वो। बट उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रांच बाय एब्स्ट्रैक्शन पैटर्न, जो हमारा दूसरा पैटर्न है, जिससे हम मोनोलिथ को माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मोनोलिथ है, इसमें एक फंक्शनैलिटी है मॉड्यूल 1, इसमें दूसरी फंक्शनैलिटी है मॉड्यूल 2। अब इन दोनों फंक्शनैलिटी को नोटिफिकेशन चाहिए, इसको भी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, इसको भी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि भाई एक तो है ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है। अब क्या ये दोनों को क्या कहते हैं, 1 सेकेंड गाइस। अब इन दोनों को अगर हमारे पास नोटिफिकेशन की है, तो वो ये नोटिफिकेशन की सर्विसेज को डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। बट अगर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 डायरेक्टली नोटिफिकेशन को यूज़ कर रहा है ना, तो ये कोड ना एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये हाईली कपल्ड कोड है, हाईली कपल्ड कोड है। इन कोड को ना माइक्रो सर्विसेज में तोड़ना असंभव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब हम चाहते हैं नोटिफिकेशन की अलग माइक्रो सर्विस बनाना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एलएलडी के कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। एलएलडी क्या होता है, जैसे हम हाई लेवल डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, एलएलडी होता है लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन में हम एब्स्ट्रैक्ट कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कोड लिखते हैं, इंडिपेंडेंट कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्रांच बाय एब्स्ट्रैक्शन पैटर्न में हमें अपने कोड को रिफैक्टर करना होता है, एलएलडी के कंसेप्ट को लगाकर हमें और मॉड्यूलर कोड लिखना पड़ता है। तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 डायरेक्टली नोटिफिकेशन को यूज़ करने के बजाय यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है, जो कि नोटिफिकेशन और मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को डिवाइड करती है, और नोटिफिकेशन इससे इंटरेक्ट करता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट लेयर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को इंटरेक्ट करती है। अब डायरेक्टली हम इस पार्ट को उठाकर अलग कर सकते हैं और एक माइक्रो सर्विस बना सकते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड थे, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला मेथड स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न, इसमें हम क्या करते थे, एक एक फंक्शनैलिटी को निकालते थे, और एक एक फंक्शनैलिटी को निकालने के बाद हम क्या करते थे, धीरे धीरे कर कर
मोनोलिथ को खोखला कर देते थे। यहाँ पर हम क्या कर देते थे, पहले हम मोनोलिथ में कोड को रिफैक्टर करेंगे, कोड को रिफैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको माइक्रो सर्विसेज में बदलेंगे। तो अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूँ कि हमने कैसे स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न का इस्तेमाल किया और हमने अपने अपने कंपनी में माइक्रो सर्विसेज बनाए। तो हमारे पास क्या था, हम सिम्प्रस में मैं नेशनल पेन की सब्सिडरी में काम करता हूँ, नेशनल पेन की सब्सिडरी में काम करता हूँ। ठीक है, नेशनल पेन क्या करता है, मास कस्टमाइजेशन पर काम करता है। और हमारी जो टीम का नाम था ना, हमारी जो टीम थी वो रिपीट कस्टमर्स पर काम करती थी। किस पर काम करती थी, रिपीट कस्टमर्स पर काम करती थी। तो हमारा एक फ्रंट एंड था और हमारा एक बैक एंड था। ठीक है, अब जो हमारा फ्रंट एंड था ना, वो रिएक्ट के एक फ्रेमवर्क पर लिखा गया था, गैट्सबी। अब वो गैट्सबी पर क्यों लिखा गया था, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो जब आप गैट्सबी पर लिखा जाता है ना, तो थोड़ा सा ना अब देखो, जो बैकएंड का कोड होता है ना, बैकएंड का कोड दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बिल्ड टाइम, जब आपका बैकएंड बिल्ड हो रहा है, और एक रन टाइम, जब आप फ्रंट एंड से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो दो तरह का आपका बैकएंड होता है, बिल्ड टाइम और रन टाइम। जब आप गैट्सबी यूज करते हो ना फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड में भी थोड़ा बिल्ड टाइम का लॉजिक होता है, फ्रंट एंड में भी थोड़ा बिल्ड टाइम का लॉजिक होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, फ्रंट एंड को ना गैट्सबी से ट्रांसफर करना था नेक्स्ट जेएस में। सॉरी गाइस। तो हमको अपने फ्रंट एंड को गैट्सबी से ट्रांसफर करना था, किसमें, नेक्स्ट जेएस में। अब नेक्स्ट जेएस में ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा कोड बेस काफी ज़्यादा यूज था, काफी ज़्यादा बड़ा था। तो पता है क्या किया गया, स्टेप बाय स्टेप चीजें चीजें ली गई। तो हमने क्या करा, एक और रेपोजिटरी बनाई, बिल्ड बिल्ड टाइम बैकएंड की रेपोजिटरी बनाई। हमने क्या करा, अपने बैकएंड में से जितना भी बिल्ड का लॉजिक था वो इधर से हटाकर इस रेपोजिटरी में ट्रांसफर किया, और फिर इस वाली रेपोजिटरी में से बिल्ड टाइम का कोड हटा दिया, बिल्ड टाइम का कोड हटा दिया, दूर कर दिया। तो एक हमारी, अब हमारे दो बैकएंड हो गए, एक बिल्ड टाइम का बैकएंड और एक रन टाइम का बैकएंड। फिर हमने क्या करा, हमारे फ्रंट एंड में, क्योंकि हम गैट्सबी यूज कर रहे हैं तो बिल्ड टाइम का लॉजिक है, तो इधर से फ्रंट एंड से बिल्ड का लॉजिक उठाकर हमने ये बिल्ड टाइम के बैकएंड में दे दिया। और फिर हमने, अब ये फ्रंट एंड हमारा छोटा हो गया, तो हमने गैट्सबी को यहाँ से हटाया, और गैट्सबी को हटा के हमने इसको नेक्स्ट जेएस में ट्रांसफर कर दिया। हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट जेएस में इसको ट्रांसफर कर दिया। हम डायरेक्टली इसको नेक्स्ट जेएस में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें बैकएंड भी था। तो सबसे पहले हमें बैकएंड बिल्ड टाइम के लॉजिक को हटाना था। अब आप कहोगे भाई दूसरी माइक्रो सर्विस बनाने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली इधर बिल्ड टाइम और रन टाइम था, तो यहाँ पर बिल्ड टाइम का लॉजिक ट्रांसफर कर देते। तो आप सोचो ये वाली माइक्रो सर्विस कितनी बड़ी हो जाती ना। तो यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करी। हमने इस वाली माइक्रो सर्विसेज में से बिल्ड टाइम का लॉजिक हटाया, फिर फ्रंट एंड में जो भी बिल्ड टाइम का लॉजिक था उसको यहाँ पर करा। अब ये हमारी एक माइक्रो सर्विस हो गई और ये हमारी दूसरी माइक्रो सर्विस हो गई। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल था, जिसकी मदद से मैंने आपको बताया कि माइक्रो सर्विसेज ये नहीं है कि आपको कोड की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए माइक्रो सर्विसेज यूज करना है, आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए माइक्रो सर्विसेज यूज कर सकते हो। और हमें अपने फ्रंट एंड को नेक्स्ट जेएस में ट्रांसफर करना ही करना था। क्यों करना ही करना था, क्योंकि गैट्सबी की कुछ लिमिटेशंस थी, इस वजह से हमें नेक्स्ट जेएस में अपना फ्रंट एंड को ट्रांसफर करना ही करना था, बट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने मोनोलिथ को माइक्रो सर्विसेज में तोड़ा। तो आई होप आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथ। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथ के बारे में। अब हम अपने दो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास आरपीसी एंड वेबहुक्स। तो सबसे पहले मैं आपको आरपीसी समझा देता हूँ। अब देखो माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है भाई, अभी मैंने माइक्रो सर्विसेज बना ली, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने एक माइक्रो सर्विस बना ली, दूसरी माइक्रो सर्विस बना ली, तीसरी माइक्रो सर्विसेज बना ली। बट ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप बोल सकते हो डायरेक्टली मैं HTTP के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता हूँ। बट भाई HTTP में काफ़ी ज़्यादा ओवरहेड होता है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में समझाया था कि जब भी आपको एक HTTP रिक्वेस्ट पास करनी होती है तो आपको उसमें बॉडी पास करनी होती है, हेडर पास करने होता है, क्वेरी पैरम पास करना होता है, स्टेटस उसके रिस्पॉन्स में आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है आरपीसी। आरपीसी का मतलब क्या होता है, रिमोट प्रोसीजरल कॉल। प्रोसीजरल कॉल का मतलब क्या होता है, फंक्शनल कॉल। तो देखो, अब मॉड्यूल 1 के पास, पहले हम मॉड्यूल 1 के पास एक फंक्शन है,
मॉड्यूल 2 को उस फंक्शन को कॉल करना है। जब एक ही कोड बेस में था तो हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट अगर हमें मॉड्यूल 2 के अंदर इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम आरपीसी के थ्रू इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा दोहराता हूँ, मॉड्यूल 2 में एक फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, बट मॉड्यूल 2 को वो फंक्शन चाहिए और वो फंक्शन दूसरी माइक्रो सर्विस में है, और अगर वो फंक्शन को हमें कॉल करना है तो हम आरपीसी के थ्रू कर सकते हैं। नाम भी हमारा इसका सिग्निफाई करता है रिमोट प्रोसीजरल कॉल, कॉलिंग फंक्शन ऑन डिफरेंट मशीन सिस्टम बट इट फील्स लाइक इट इज ऑन लोकल। मतलब कि आप कॉल तो कर रहे हो दूसरी माइक्रो सर्विस का, बट ऐसा महसूस होता है कि ये इसी माइक्रो सर्विस में अवेलेबल है, इस वजह से इसे कहते हैं रिमोट प्रोटोकॉल कंट्रोल। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है जीआरपीसी। जीआरपीसी की फुल फॉर्म है गूगल रिमोट प्रोटोकॉल कंट्रोल। रिमोट प्रोटोकॉल कंट्रोल को ये गूगल ने लाई थी, इस वजह से जीआरपीसी। अब देखो ये रिटर्न है HTTP2 पर। ये किस पर रिटर्न है? HTTP2 पर। ये प्रोटोकॉल बफर का इस्तेमाल करती है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज कंपेरिजन टू HTTP। प्रोटोकॉल बफर में क्या होता है, 0 या 1 के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होता है, बाइनरी फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होता है, इस वजह से लो लेटेंसी होती है और हाई परफॉर्मेंस होती है। अब जीआरपीसी को मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही तगड़े एग्जांपल समझाने वाला हूँ। आपकी एक ऑर्डर सर्विस है और आपकी एक पेमेंट सर्विस है। अब ऑर्डर आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप पेमेंट करोगे, तो ये ऑर्डर सर्विस आपकी जीआरपीसी क्लाइंट हो गई और पेमेंट सर्विस आपकी जीआरपीसी सर्विस हो गई। सबसे पहले यहाँ पर जो भी ऑर्डर सर्विस को पेमेंट सर्विस को भेजना है कि भाई मैं ये वाला पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ एनकोड होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाती है, क्योंकि जीआरपीसी HTTP2 पर लिखी गई है तो ये HTTP2 के जरिए ट्रांसपोर्ट लेयर आपस में कम्युनिकेट करती हैं। फिर ये डेटा जो है वो डिकोड होता है और पेमेंट सर्विस तक पहुंचता है। पेमेंट सर्विस समझता है कि ऑर्डर सर्विस कौन से पेमेंट मेथड में मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, फेल हो जाती है, डेटा दोबारा से एनकोड होता है यहाँ पर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है और फिर ये यहाँ पर ऑर्डर सर्विस को पता लगता है कि पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या फिर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रही है कि मतलब ऑर्डर सर्विस पेमेंट सर्विस से बात कर पा रहा है, पेमेंट सर्विस ऑर्डर सर्विस से बात कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि HTTP2 पर लिखी गई है। HTTP2 क्या होता है? मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस, यू कैन सेंड मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस ओवर सिंगल HTTP रिक्वेस्ट। एक आपने HTTP रिक्वेस्ट मारी, उस सिंगल HTTP रिक्वेस्ट पर आप मल्टीपल मैसेज स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस भेज सकते हो। यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस का मतलब है बाइनरी डेटा आप भेज सकते हो, जो कि हमने एनकोड और डिकोड किया है। ठीक है, अगर आपको HTTP2 के बारे में डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर 1 देख सकते हो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ही बताया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जीआरपीसी कैसे काम करते हैं यहाँ पर। तो यदि हमें माइक्रो सर्विसेज के बीच में बात करनी है, देखो ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारे बैक एंड है, ये माइक्रो सर्विस 1, ये 2, ये 3, 4। अगर माइक्रो सर्विसेज के बीच में बात करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? जीआरपीसी प्रेफर करा जाता है। HTTP भी यूज़ कर सकते हैं, बट जीआरपीसी प्रेफर किया जाता है बिकॉज जीआरपीसी इज़ वेरी फास्ट देन HTTP। बट अगर हमें फ्रंट एंड और बैक एंड का कम्युनिकेशन करना है तो हमें जीआरपीसी नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज जीआरपीसी यूजेज HTTP2। और जब भी हम फ्रंट एंड और बैक एंड का कम्युनिकेशन का मतलब यह है, जब भी मैं ब्राउजर में लिखता हूँ www.google.com, तो वो मेरा फ्रंट एंड है, मतलब फ्रंट एंड से मैंने एक बैक एंड पर रिक्वेस्ट मारी, तो मेरा ब्राउज़र है वो। तो ज़्यादातर ब्राउज़र HTTP2 यूज़ नहीं करते, तो वो जीआरपीसी यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी हमें क्लाइंट सर्वर में बात करनी है तो HTTP हम यूज़ करते हैं, और जब भी हमें माइक्रो सर्विसेज के बीच में बात करनी है तो हम HTTP भी यूज़ कर सकते हैं, जीआरपीसी भी यूज़ कर सकते हैं, बट जीआरपीसी इज रिकमेंडेड। वाई इट इज रिकमेंडेड? बिकॉज इट यूजेज प्रोटोकॉल बफर। वॉट इज प्रोटोकॉल बफर? 0 और 1 के बीच में कम्युनिकेट करना। यू कैन टॉक बिटवीन माइक्रो सर्विसेज विद जीआरपीसी, बट यू कांट प्रेफर टू टॉक बिटवीन क्लाइंट सर्वर through gRPC as most browser doesn't support HTTP2। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ने वाले हैं वेबहुक्स। यहाँ पर वेबहुक्स क्या होता है? तो वेबहुक्स को भी मैं एक जीरोधा के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। लेट सपोज मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं एक स्टॉक पर ना नज़र रखे रखूँ, तो मैं जीरोधा से कहता हूँ भाई अभी इसका प्राइस 10 रुपये है। जैसे ही जीरोधा इसका प्राइस 20 रुपये हो ना तो मेरे को नोटिफाई कर दो, क्योंकि मेरे को ना इस स्टॉक को बेचना है। ठीक है, तो जीरोधा कहता है ठीक है। अब जीरोधा क्या करता है, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी ऐप है स्टॉक एक्सचेंज, इसके पास ही सबसे पहले पता लगेगा इसको कि भाई स्टॉक का प्राइस क्या हुआ।
तो जीरोधा का इसको एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है और स्टॉक एक्सचेंज को कहता है थर्ड पार्टी ऐप को कि जब भी इस फलाने ऐप का फलाने स्टॉक का प्राइस 10 से 20 हो जाए तो मेरे को तुम इन्फॉर्म कर देना। तो यहाँ पर जीरोधा क्या कहता है, जब भी एक पर्टिकुलर इवेंट हो जाए तो स्टॉक एक्सचेंज मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारे पास इवेंट बेस्ड कुछ भी चीज़ होती है तो हम वेबहुक यूआरएल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज कहता है ठीक है भाई, जैसे ही इसका प्राइस 20 होता है तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट इसको भेजता है, इवेंट बेस्ड होता है ये, एक HTTP यूआरएल भेजता है और उसका नाम होता है वेबहुक यूआरएल। जैसे ही जीरोधा को पता लग जाता है, जीरोधा इसको बता देता है। तो जब भी कुछ भी इवेंट बेस्ड होता है तो वहां पर हम वेबहुक का इस्तेमाल करते हैं। वेरेवर द प्राइस गोज टू एक्स नोटिफाई मी। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका गिट CI/CD का। जब भी आप CI/CD यूज करते हो तो आप जब भी गिट में कुछ भी पुश करते हो मास्टर ब्रांच में, जनरली सारी कंपनीज में होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में होता है, तो होता क्या है, जब भी आप गिटहब, बिटबकेट, गिटलैब जो भी आप सर्विस यूज कर रहे हो, आप उधर मास्टर ब्रांच में कोड पुश करते हो तो आपका डिप्लॉय हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है, आपकी ऑटोमेटिकली कोड पाइपलाइन चल जाती है। अब जिन्हें नहीं पता कोड पाइपलाइन क्या होता है, कोई बात नहीं, बस आप ये समझ लो डिप्लॉय हो जाती है। जैसे हम गिट पर कोड पुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होना, ठीक है, ये होता है। तो ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय नहीं होता है, जैसे कोई इवेंट आया, मतलब इवेंट क्या था कि जैसे ही हमारा कोड गिट में पुश होगा तो मैं ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाऊंगा। ये हमारा वेबहुक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही मेरा प्राइस 20 पर पहुंच जाएगा तो मैं जीरोधा को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो ये थे हमारे वेबहुक्स, RPC, gRPC, मोनोलिथ, माइक्रो सर्विसेज। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं HLD के लेक्चर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।